नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अली बुखारी और कानून और आप अपने टाइम से काफ़ी लेट आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, ट्रैफिक में फिर फंस गया था और उसकी वजह से डिले हो गई। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। टुडे ऑन द 1st of December 2014। पता ही नहीं चला दिसंबर भी आ गया और पूरा 2014 का साल भी ख़त्म होने वाला है। आज के प्रोग्राम में सिर्फ मैं शुरू में आपको अपना टाइम टेबल बता दूं जो इस वीक का रहेगा, उसके बाद फिर सीधा सवालों की तरफ चलते हैं। पहली चीज़, कल इंशाल्लाह ट्यूसडे को हमेशा की तरह इल्फर्ड में और ईस्ट लंदन में मुलाकात होगी लोगों से। उसके बाद फिर वेंसडे को साउथ हॉल में, थर्सडे को मैनचेस्टर में और फ्राइडे को वापस अपने हेड ऑफिस में फिंचली में मुलाकात होगी लोगों से। अपना प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, सीधा फ़ोन कॉल्स की तरफ चलते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो हेलो जी। हेलो जी जी, मैं बात कर लूंगी। जी जी करिए, मैं सुन रहा हूँ जी। जी हेलो जी जी, मुझे ना अपने केस के बारे में आपसे पूछना है। सॉरी, बताइए क्या मसला है। हम लोगों ने ना अपना केस जमा कराया था ना 2012 में आफ्टर 9th of July। ओके और उन्होंने ना हमारा जो केस था 1 साल के बाद रिफ्यूज कर दिया। मेरे बच्चा उस वक्त जो था, जो मेरे साथ आया था, 5 साल का था और हमने जब एप्लीकेशन दी तो वो 12 साल का था और अभी वो 14 साल का है। फिर इन्होंने हमारी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी और हमने विद इन 3 months जिया जैसे होता है वो किया और उन्होंने कोई कंसर्न ऑर्डर जैसे होता है वो साइन करवाया कि हम 3 महीने तक आपको आंसर करेंगे। लेकिन वो 3 महीने से भी इस वक्त 7 महीने गुजर गए हैं, कोई आंसर नहीं किया जी। और हमें पूरा जैसे होता है ना प्रॉब्लम लैंडलॉर्ड की तरफ से भी है, घर से बच्चे भी डिस्टर्ब हैं, पुलिस भी आई थी, इन्वॉल्व हुई थी क्योंकि लैंडलॉर्ड ने काफी बदतमीजी सारा कुछ हुआ था। तो हम सोशल सर्विस वालों के पास भी गए थे, कौंसिल के पास भी, तो वो ये बोलते हैं जब तक इमिग्रेशन मैटर आप लोगों का सही नहीं होता हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए क्योंकि मेरे बच्चे बहुत डिप्रेस, मैं खुद यानी 1 वीक तो बिल्कुल ऐसे रही। अब आपके बच्चों को यहाँ पे जो 5 साल का था जब आपके साथ आया था, उसको अब 9 साल हो गए यहाँ पे। जी, अभी 14 ईयर उसकी एज है और GCS में स्टार्टिंग है उसका। ओके, छोटा चलें, जो ठीक है। यहाँ पैदा हुआ है वो 6 साल का और उससे छोटा 3 साल का। ऑलराइट, चलें मैं बताता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। इसके अंदर कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है अभी। आपको सिर्फ जो चीज़ करनी है वो ये है, आपके वकील की तरफ से प्रेशर जाना चाहिए ट्रेजरी सोलिसिटर्स के ऊपर। ट्रेजरी सोलिसिटर्स होते हैं जो कंसेंट ऑर्डर साइन करवाते हैं आपका। कंसेंट ऑर्डर साइन करने का मतलब जो होता है वो सिर्फ ये है कि वो कह रहे हैं कि जी हमारा क्लाइंट यानी होम ऑफिस आपके केस को दोबारा कंसिडर करेंगे, जिस वजह से उन्होंने अपना रिफ्यूज़ल लेटर वापस लिया होता है। अब आपकी जो एप्लीकेशन इस वक्त चल रही है या जो आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, उन्होंने अगर 3 महीने का टाइम दिया था तो आपकी तरफ से ट्रेजरी सोलिसिटर्स के ऊपर ये जोर डाला जा सकता है कि आपके केस को 3 महीने के अंदर डिसाइड करना था, जो अभी तक नहीं किया गया। अगर वो फौरी तौर पे उसका फैसला नहीं करते तो आप दोबारा जुडिशल रिव्यू में जाएंगे और उसकी कॉस्ट भी सारी उनके सर पे डाली जाएगी। सो सबसे पहले तो आपको यही चीज़ करनी है। जो आपकी केस की इस वक्त नौयत है, अगर कोई इलीगल काम आपने नहीं किया, मतलब इन द सेंस कि कोई आपने कोई डबल आइडेंटिटीज़ इस्तेमाल नहीं की, कोई क्रिमिनल ऑफेंस आपका नहीं है और बच्चे को यहाँ पे 9 साल हो गए हैं, तो आपके केस के अंदर जान तो काफ़ी बनती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये जानने वाली है कि जो फैसला किया जाता है उसके अंदर वो क्या कहते हैं। अगर वो आपको रिफ्यूज़ करते हैं तो आपको अपील का राइट मिलना चाहिए उसके ऊपर, और अगर वो आपको अपील का राइट नहीं देते तो फिर रिफ्यूज़ल लेटर को देख के फैसला किया जा सकता है कि आगे क्या करना है। हो सकता है आप नई एप्लीकेशन करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, या हो सकता है अगर आपको वो रिफ्यूज़ करके अपील का राइट नहीं भी देते तो आपको दोबारा जुडिशल रिव्यू में जाना पड़े। कहने का मकसद ये है कि बच्चे को जब यहाँ पे 9 साल हो गए हैं, अब वो GCSEs में है, जिस स्टेज पे वो यहाँ पर आया था, जिस स्टेज पे वो अब है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उसके लिए। हम लोग जब अपने लॉ की बात करते हैं, अपने सेक्शन 55 की बात करते हैं, सेक्शन 55 बॉर्डर्स एंड सिटीजनशिप एक्ट का हिस्सा है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि बच्चों के जो इंटरेस्ट्स हैं, बच्चों के जो खुसूसी तौर पे उनके जो पढ़ाई का या उनके सोशल स्ट्रक्चर जो चल रहा है, या वो जिस तरह से यहाँ पे रह रहे हैं, जो उनकी लैंग्वेज स्किल्स डेवलप हो रही हैं, जो उनकी सोशल स्किल्स डेवलप हो रही हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए बच्चों का फैसला किया जाना चाहिए। अब काफ़ी नया केस लॉ भी ऐसा आ चुका है जो कि आपको बहुत मददगार साबित होगा। जो इमिग्रेशन एक्ट 2014 आया है उसके अंदर भी पैराग्राफ 117 है जो इसी तरह की चीज़ को डील करता है। सो आपको आपके वकील की तरफ से जो जोर जाना चाहिए वो इस चीज़ पे होना चाहिए
कि 3 महीने का टाइम दिया गया था, 7 महीने गुजर गए हैं, अभी तक फैसला नहीं हुआ, फ़ौरन फैसला करो, अदरवाइज हम दोबारा जुडिशल रिव्यू में जाएंगे। अगर आप इसको सही तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर जल्दी फैसला मिल जाएगा, और फैसला आपके हक में होना चाहिए। अगर आपके हक में नहीं होता तो उसको आप या तो नई एप्लीकेशन करके दोबारा ट्राई कीजिए, या आप उसको जुडिशल रिव्यू में जाके चैलेंज कर सकती हैं। जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आपके वकील आपको बहुत बेहतर समझा सकेगा, क्योंकि वो आपके केस को जानते हैं। अगर वहाँ से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं और आपको कोई बात नहीं मिलती तो किसी और वकील से बात करें। मेरे से मिलना चाहते हैं, मेरे से मिल लीजिए, मैं आपको उसमें गाइड कर सकता हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ करें ज़रूर इसके ऊपर। ये खाली बैठे रहने का 7 महीने गुजर गए हैं, 4 महीने टाइम ऊपर हो गया है। जो उन्होंने टाइम आपको दिया था, वो 4 महीने किस खाते में जा रहे हैं? किसी खाते में नहीं जा रहे। आप किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं कर रहे। सो मेरा ख्याल है आपको इस तरह से उनको पुश करना चाहिए। ज़रूर पुश कीजिए, और फिर जो पता चलता है मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा क्या होता है। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अली भाई, क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने FLRFP की थी सितंबर में ना, हाँ, तो उसका मुझे बायोमेट्रिक्स आ गए थे अक्टूबर में, मेरे 15 को बायोमेट्रिक्स हो गए थे। और मेरा मतलब है कि उन्होंने वो लेटर लिखा था जिसमें लिखा उन्होंने कि यू हैव रेज द इश्यूज फॉर द ह्यूमन राइट्स और ये वो जी। तो मतलब है कि यू फॉल आउटसाइड द नॉर्मल, वो उनका जो लेटर्स होता है हर किसी को देते हैं। हाँ जी। तो उसके बाद फिर मेरा उन्होंने ये कहा कि अपना मतलब है कि अभी रिसेंटली मुझे हफ्ता पहले उन्होंने लेटर एक लिखा है कि आपके फर्दर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिसमें सवाल उन्होंने ये किए हैं कि आप इकट्ठे रहते हैं वाइफ के साथ, तो प्रॉपर्टी में कमरे कितने हैं, और ये वो 2-3 चीज़ें पूछी उन्होंने। और साथ ये कहा कि वाइफ और आप दोनों में से काम भी कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वाइफ तो मेरी बीमार है, वो तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने लेटर भी अटैच किया है होम ऑफिस का, अपने एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट अलाउंस का लेटर उनके साथ है, डिसेबिलिटी उसके ऊपर मेंशन है उनकी जी, और उसके ऊपर मतलब ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और उन्होंने पता नहीं क्यों ये दोबारा लिखा है लेटर, मतलब पूछा है मुझसे, ये सवाल पूछे हैं दोबारा। अच्छा, 4 सवाल। और आप बताइए, अब आपका सवाल क्या है मेरे लिए? सवाल ये है कि क्या ये गुड साइन है मेरे लिए कि या, क्योंकि मेरे साथ 5 साल हो गए मैं इकट्ठे रहते हुए, शादी की है ब्रिटिश सिटीजन का मैंने, और 9 साल हो गए मुझे यूके में रहते हुए, 10 साल तकरीबन होने वाले हैं इस फरवरी में जी। और शादी रजिस्टर हुई है यूके में जी। और वाइफ जो है अभी डिसेबिलिटी ले रही हैं, उनको एक रिसीप्ट ऑफ डिसेबिलिटी के ऊपर भी हैं। ओके। और मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरी एप्लीकेशन पहले कई दफ़ा रिफ्यूज़ भी हो चुकी है, और JR भी रिफ्यूज़ हुआ था, लेकिन उस वक्त तक JR रिफ्यूज़ होने तक मेरी वाइफ की डिसेबिलिटी उनकी मेंशन नहीं हो रही थी इसके ऊपर, लेकिन अब उनको 3-4 महीने से उनको डिसेबिलिटी भी मिल रही है। अब आपका सवाल ये है कि आपके क्या चांसेस हैं, राइट? उन्होंने मांगे, मैंने भेज दिए हैं वो तो, वैसे चलें ठीक है, हम इकट्ठे रहते हैं, और मतलब हमारी जो प्रॉपर्टी मेरी वाइफ के नाम पे है, और मतलब हम उन्हीं के बेनिफिट से मतलब मॉर्गेज जाती है, थोड़ी सी जाती है। चलें ठीक है, मैं अब आपको बताता हूँ जी। थैंक यू वेरी मच सर। यो मोस्ट वेलकम जी। आपके केस में जो आप सारे हालात बता रहे हैं वो सारे आपकी फेवर में ही जाते हैं। आपको इकट्ठे रहते हुए 5 साल हो गए हैं, वाइफ आपकी ब्रिटिश नेशनल है, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस उनको मिल रहा है। ये सारी चीज़ें वो फैक्टर्स हैं जो आपके केस में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। ये जो चीज़ आपने पूछी कि जी जो आपसे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो कोई अच्छा साइन है, अच्छा साइन बुरा साइन होना कोई चीज़ नहीं होती जी। सिंपली बात यह है कि उन्होंने आपको एक स्टैंडर्ड लेटर भेजा है। जब उनको केस वर्कर्स को ये केसेस आते हैं, उनको एक चेकलिस्ट पकड़ा दी जाती है कि जी इस चेकलिस्ट के मुताबिक आपने फैसला करना है। उस चेकलिस्ट के अंदर ये सवालात होते हैं जो आपसे पूछे गए हैं कि जी आपका घर कैसा है, आपके पास अकोमोडेशन कितनी है, आपका काम शाम कैसा चल रहा है, किस तरह आप अपने आप को लुक आफ्टर करते हैं। अब ये सारी चीज़ें आप उनको जब बता देते हैं, उसके बाद वो उसके ऊपर फैसला करेंगे। जो आप फैक्टर्स बता रहे हैं, इन माय एक्सपीरियंस मुझे लगता तो ये कि आपको स्टेटस मिलना चाहिए, क्योंकि 5 साल की जब आपकी एक कोहैबिटेशन का एविडेंस अगर सारा मौजूद है और वाइफ आपकी डिसेबिलिटी भी ले रही हैं, तो ये सारे फैक्टर्स आपके फेवर में ही जाते हैं। आपकी ऑब्वियसली जेन्युइन शादी है, आपका जेन्युइन रिलेशनशिप है, आपको यहाँ पे रहते हुए 9-10 साल हो गए हैं, वो सारा एक साइड पे। आपके जो केस को देखा जाता है उसकी 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका फैमिली लाइफ को देखा जाएगा और एक आपका प्राइवेट लाइफ को देखा जाएगा। अगर आपकी सिर्फ प्राइवेट लाइफ को देखा जाता है तो उसमें वो कहते हैं कि जी क्या आपको 20 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए? नहीं। क्या आपकी उम्र 18 और 25 साल के दरमियान है और आपने आधी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी है? नहीं। क्या आपकी उम्र 18 से कम है और आपने 7 साल यहाँ पे गुजारे हैं? वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता। चौथी चीज़ आती है कि जी क्या आप वापस अपनी कंट्री में जाएंगे तो आप एस्टैब्लिश नहीं हो सकेंगे? वो कहेंगे जी आपने सिर्फ 10 साल यहाँ पे गुजारे हैं, इसके अलावा आपने बाकी सारी ज़िंदगी अपनी कंट्री में गुजारी थी। सो प्राइवेट लाइफ के ऊपर तो उन्होंने आपको कुछ नहीं देना। फैमिली लाइफ को जब देखा जाता है वहाँ पे वो ये चीज़ देखेंगे कि क्या आपका ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे आपका एक तो जेन्युइन रिलेशनशिप होना चाहिए, दूसरी बात ये कि आपकी जो वाइफ हैं क्या उनके लिए कोई ऐसे इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स हैं, यानी कोई ऐसी मुश्किलात हैं जिसकी वजह से वो वापस आपकी कंट्री में जाके आपके साथ नहीं रह सकती। अगर वो चीज़ उनको आपने प्रूव कर दी
जो कि आपके केस में मेरा ख्याल है आप प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि उनकी डिसेबिलिटी चल रहा है यहाँ पे। अब वो डिसेबिलिटी की जो उनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, अगर उनको कह दिया जाए कि जी ये सारा कुछ छोड़ के आप वापस जाके पाकिस्तान में या इंडिया में रहना शुरू कर दें, तो वहाँ जाके वो बात नहीं बनेगी उनके लिए। तो आपके लिए ये पॉइंट आपके फेवर में जाता है। और उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी जो 5 ईयर्स की कोहैबिटेशन है। सो आपके ह्यूमन राइट्स के अंदर जो एक आर्टिकल 8 की बात होती है, जिसको वो कहते हैं कि जी अब हमने अपने फैमिली लॉ, अपने जो फैमिली लाइफ का कानून बनाया है उसके अंदर सब कुछ शामिल है, तो उसके अंदर आपका केस आना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि जी अब आप आराम से इंतज़ार कीजिए, और अगर कोई इंसान का बच्चा बैठ के आपकी फ़ैसला करेगा केस के ऊपर, तो मेरा ख्याल है वो आपको आराम से स्टेटस दे देंगे। अगर वो आपको रिफ्यूज़ करते हैं तो आपको अपील का राइट भी मिलना चाहिए, क्योंकि आपका केस पहले से चलता आ रहा है। और अगर आपको अपील का राइट मिलता है, आप कोर्ट में जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी जज के सामने अगर आपने जाके 5 साल का एविडेंस वहाँ पर दिखाया कोहैबिटेशन का, डिसेबिलिटी के इशूज़ बताया कि आपकी वाइफ आपके साथ वापस जाके क्यों नहीं रह सकती, तो शायद कोई जज आपको रिफ्यूज़ ना कर सके। मैं यही समझता हूँ। मेरा मशवरा आपको यही होगा कि अभी तो आप बैठ के आराम से इंतज़ार कीजिए। डॉक्यूमेंट्स आपने सब भेज दिए हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी आपने सब रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई ऑलरेडी कर दिया हुआ है। इंशाअल्लाह आपको फैसला आपके हक में ही आना चाहिए। और अगर हक में नहीं आता तो आपने इनको छोड़ना नहीं है, आपने जाके या जुडिशल रिव्यू में या जाके कोर्ट में इमिग्रेशन जज के सामने, जिस तरह से भी होता है, आपने इनको छोड़ना नहीं और आपने लड़ना ज़रूर है इस केस के लिए, बिकॉज आपकी सिचुएशन अब उस तरह की बनती है। आपने बताया पहले आपने एप्लीकेशंस की, रिफ्यूज़ल्स आए, जुडिशल रिव्यू रिफ्यूज़ हुआ, ये वो सारा मुश्किल वक्त आप काट चुके हैं। अब आपका वो वक्त है जब आपको स्टेटस मिलना चाहिए। इंशाअल्लाह अब आपको इसके ऊपर स्टेटस मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिलता तो मेरे पास आ जाएगा, फिर देखेंगे क्या करते हैं आगे से। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम बुहारी भाई। वालेकुम सलाम। सर जी, सवाल मेरा कुछ इस तरह है कि मैंने यूरोपियन लड़की के साथ शादी की हुई है। शादी मेरी इस्लामी रजिस्टर नहीं हुई है अभी। मेरा केस रिफ्यूज हो गया है, और क्योंकि मेरी अपील चल रही थी फर्स्ट टायर में, और मुझे भी उन्होंने अपील का राइट दिया था अपर ट्रिब्यूनल के लिए। अच्छा। और मुझे ये पूछना है कि मैंने वो एप्लीकेशन की हुई है 2 महीने हो गए उसके परमिशन के लिए अपर ट्रिब्यूनल में, अभी तक तो मुझे 2 महीने के तक जवाब भी नहीं आया। और अगर जवाब ना आए, अगर रिफ्यूज कर देते हैं, मैं साइन पे जा रहा हूँ, क्या वो मुझे वो पकड़ के बिठा लेंगे? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या मैं जुडिशियल रिव्यू कर सकता हूँ, उसके लिए चार्जेस क्या है, और मेरे लिए जुडिशियल रिव्यू अच्छा रहेगा या रिफ्रेश क्लेम, क्योंकि मेरा सब कुछ जेन्युइन है। कोई ऐसे उसमें 2 नंबर भी नहीं है। आपको इकट्ठे रहते हुए कितनी देर हुई है? तकरीबन 2 साल हो गए। तकरीबन 2 साल हो गए। तकरीबन 2 साल, अभी 2 साल पूरे नहीं हुए जी। सारा कुछ मैंने दिया, वो पेपर सारे नहीं, जो टेस्ट के मैं जो आपसे पूछूं सर, मुझे पहले वो बता दीजिए, 2 साल आपको अभी पूरे नहीं हुए, राइट? जनवरी में 2 साल हो जाएंगे। जनवरी में 2 साल हो जाएंगे। और वाइफ आपकी काम कर रही हैं? जी, वो काम कर रही हैं। पार्ट टाइम काम कर रही हैं। थ्रू आउट अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही हैं। और आपने बताया कि आपकी इस्लामी शादी हुई है। जी जी जी, इस्लामी शादी हुई है, 5 साल से रह रही है, और काम कर रही है, अभी भी काम कर रही है। अभी हमारा बेबी भी नहीं है कोई। चलिए मैं आपको जवाब देता हूँ सर। बेबी ना होना कोई ऐसी बात नहीं होती, वो ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आपका बेबी नहीं हुआ तो जी जेन्युइन रिलेशनशिप नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपने सवाल पूछे वो आपका सवाल एक तो ये था कि जी अगर आप रिपोर्टिंग पे जाते हैं, अगर रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, आप रिपोर्टिंग पे जाते हैं, तो आपको बिठा सकते हैं। बिल्कुल बिठा सकते हैं जी, क्योंकि उनका मकसद ही ये है कि अगर आपका कोई केस पेंडिंग नहीं है, कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है, कोई अपील पेंडिंग नहीं है, तो आपका राइट कोई नहीं है यहाँ पर रहने का। और अगर आपका राइट नहीं है और कोई आपके पीछे पड़ना चाहे, तो वो कानूनन आपके पीछे पड़ सकता है ये कह के कि जी आपका यहाँ पर कोई स्टेटस नहीं है, तो हम आपको बिठा सकते हैं और हम आपको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपका यह था कि अगर रिफ्यूज़ कर दिया जाता है तो क्या आप जेआर में जा सकते हैं, आप उसको कहीं चैलेंज कर सकते हैं। उसको करने की बजाय मेरा जो आपको मशवरा होगा वो ये, नंबर 1 देखिए कि आपके कौन से पॉइंट्स थे जिनके ऊपर जज ने आपको रिफ्यूज़ किया। जो आपका इमिग्रेशन जज था, जब आप फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में गए तो उसमें किन पॉइंट्स के ऊपर आपको रिफ्यूज़ किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। अगर जज ने ये कहा कि नहीं जी इनका जेन्युइन रिलेशनशिप है, लेकिन मैं इसलिए अपील अलाउ नहीं कर सकता कि इनको इकट्ठे रहते हुए अभी 2 साल नहीं हुए, ना ही इनकी शादी हुई है, क्योंकि शादी आपने इस्लामिक मैरिज कर ली हो, वो कानूनी तौर पे यहाँ पे मानी नहीं जाती, आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए तो डायरेक्टली वो आपकी वाइफ बन जाती हैं। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, सिर्फ आपकी इस्लामिक शादी चल रही है और आपको कम से कम 2 साल इकट्ठे हो गए, तब भी आप उस कानून के ज़िम्मे में आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके 2 साल भी नहीं हुए, आपकी वैलिड मैरिज भी नहीं हुई, तो वो उस कानून में आपको स्टेटस दे नहीं सकते। आपकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप जो बात बता रहे हैं कि जनवरी में आपको 2 साल हो जाएंगे, अगर आपके जनवरी में 2 साल होने के बाद आपके पास पूरा एविडेंस मौजूद है 2 साल का,
कि आप इकट्ठे रह रहे हैं, आपके पास एविडेंस मौजूद है कि आपकी वाइफ काम कर रही हैं, जो आपने बताया पिछले 5 साल से कर रही हैं, और आपने ये दिखा दिया कि जी आप अभी भी इकट्ठे रह रहे हैं और आगे भी इकट्ठे रहने का आपका पूरा पूरा इरादा है, तो बेहतरीन चीज़ ये होगी कि आप एक नई एप्लीकेशन कीजिएगा जब आपके 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं। बिकॉज जो कानूनन रिक्वायरमेंट्स होती हैं फिर आप उस पर तो पूरा उतरते हैं ना, तो जब आप उस पर पूरा उतर के एप्लीकेशन करेंगे तो फिर यूरोपियन लॉ के तहत आपको स्टेटस ज़रूर मिल सकता है। अगर आप यूरोपियन लॉ के तहत नहीं जाते, फॉर एग्जांपल मैं अब आपको एक मिसाल दे रहा हूं, तो आपको ह्यूमन राइट्स के तहत जाना पड़ेगा, जिसमें आप कहेंगे कि जी यूरोपियन वाइफ है, काम कर रही है, ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही है, लेकिन क्योंकि हमें अभी 2 साल नहीं हुए तो टेक्निकली मैं अभी EEA एप्लीकेशन नहीं कर सकता। जब मैं टेक्निकली वो नहीं कर सकता, फिर भी हमें इकट्ठे रहते हुए इतना टाइम हो गया है, मेरे साथ ये मेरी कंट्री में जाके नहीं रह सकती, तो आप उसमें जाके FLR FP एप्लीकेशन करके उसके अंदर जाके आप आर्ग्यू कर सकते हैं केस को। लेकिन आप जो सिचुएशन मुझे बता रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिछले जज ने जो Tier 1 जो फर्स्ट ईयर का जज था, फर्स्ट ट्राइब्यूनल में, आपको उसने किस पॉइंट के ऊपर रिफ्यूज़ किया। अगर तो जज ने अपने डिसीजन में ये लिखा कि जी ये इकट्ठे रह रहे हैं, इन्होंने सारा एविडेंस लगाया, सारा कुछ किया, लेकिन मुझे एतबार नहीं है कि जेन्युइन शादी है, मुझे नहीं लगता कि ये इनका आगे भी इकट्ठे रहने का इरादा है, एंड आई थिंक दिस इज अ शैम मैरिज, अगर उसने ऐसी बात की है तो फिर आपको मुश्किलात आगे आ सकती हैं। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है और उसने कहा कि टेक्निकली ना इनकी शादी हुई है, ना इनको 2 साल हुए हैं, तो मैं इस अपील को अलाउ नहीं कर सकता, तो फिर जनवरी में जब आपके 2 साल होते हैं तमाम अपना एविडेंस लगाइए और नई एप्लीकेशन कर दीजिएगा। इन एनी इवेंट ये जुडिशल रिव्यू जो होता है, ये मेरा ख्याल है एक बेचारा एक वो फुटबॉल की तरह से बन गया है जुडिशल रिव्यू, कि जी हर कोई आके उसको ठुठा मार देता है। ऐसी बात नहीं होती। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम पे कहता हूं, जुडिशल रिव्यू एक बहुत स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है। इसको सिर्फ तब कीजिए जब आपको पता है कि आपके केस में बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग जान है। अगर आपके केस में जान नहीं है तो जुडिशल रिव्यू में जाके एक कह के गंवाने वाली बात होती है। बाकी आपने चार्जेस का पूछा, जुडिशल रिव्यू की फ़ीस जो होती है, जो कोर्ट की फ़ीस होती है, वो 140 पाउंड होती है। लेकिन उसके बाद जो वकील चार्ज करते हैं, ऑब्वियसली वकील टू वकील वो डिपेंड करेगा कि कौन से वकील कितना चार्ज करते हैं। कई ऐसे भी हैं जो बेचारे फारिग बैठे होंगे तो वो बहुत कम में कर देंगे, और अगर कोई बहुत बिजी होंगे, उनको अपना काम बहुत अच्छी तरह आता है और वो समझते हैं कि वो आपके केस के साथ जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, तो वो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा चार्ज करेंगे। सो डिपेंड करता है कि आप किस वकील के पास जाते हैं, उनका काम कैसा है और वो क्या कर रहे हैं आपके केस के लिए। लेकिन मोटी बात मैं आपको ये कहूंगा, 2 चीजें आपने देखनी है। नंबर 1, आपने देखना है कि जज ने जो रिफ्यूजल में पॉइंट्स कहे हैं वो क्या पॉइंट्स हैं, क्या वो क्रेडिबिलिटी के ऊपर हैं, क्या वो आपकी शैम मैरिज को कह रहा है, क्या वो कह रहा है कि शैम मैरिज है। अगर ऐसी बात है तो फिर आपको उसको बिल्डअप करना पड़ेगा। और अगर वो शैम मैरिज की बात नहीं करता, सिर्फ ये कहता है कि जी टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं अलाउ कर सकता बिकॉज 2 साल भी नहीं हुए और शादी भी नहीं हुई, तो फिर आपको नई एप्लीकेशन करनी चाहिए जब आपके 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं। इतना मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया उसको। आपके केस में बहुत सारी चीज़ों को देखना है, बहुत सारी चीज़ों को समझना है और फिर फैसला करना है कि आगे क्या करना है। अपने वकील साहब से बात कीजिएगा, अगर उनको समझ नहीं आती तो मेरे पास आ जाइएगा। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जब भी मिलना चाहें आप मिल सकते हैं आके। बेस्ट ऑफ लक सर। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम भाईजान, बात कर रहा हूँ मिल्टन से। मैंने पूछना कि मैंने लास्ट सितंबर में वीज़ा अप्लाई किया था, लास्ट अगस्त में, इस अगस्त में, ठीक है। और सितंबर में मुझे इन्होंने लेटर भेज दिया था कि आप फुल टाइम काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मुझे अक्टूबर में मुझे इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया था लिवरपूल में। लिवरपूल में इंटरव्यू लिया, मेरी और मेरी वाइफ का 2 आवर्स का लिया इन्होंने, ठीक है। इंटरव्यू फिनिश किया होता है, इन्होंने मुझे वहाँ से अरेस्ट कर लिया मुझे इन्होंने। और उस वक्त मुझे इन्होंने एलिगेशन जेल गया था कि हम आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज करते हैं, ठीक है, आपके अपनी रिफ्यूज करते हैं, हम आपको अरेस्ट करते हैं। मैं कहा यार, लेकिन मुझे एलिगेशन यही लगा था कि आपका वीजा एक्सपायर था। अच्छा। लेकिन मेरा वीजा एक्सपायर हुआ था लास्ट फरवरी में, ठीक है। ठीक है। बाद में मैं डिटेंशन सेंटर में रहा हूँ, ठीक है, लाइक 2 वीक्स बाद मुझे रिलीज किया है। लेकिन रिलीज करने के बाद मुझे इन्होंने मुझे भी काम से मना कर दिया, मेरी वाइफ को भी काम से मना कर दिया, ठीक है। तो इसका अगर हम अप्लाई करें काम के लिए तो हमें काम की इजाजत दे सकते हैं ये? सर पहले मुझे ये तो बताइए कि आपके इंटरव्यू में उन्होंने कहा क्या उन्होंने आपकी शादी को जेन्युइन माना? बिकॉज मैं समझ रहा हूँ कि आप यूरोपियन शादी की बात कर रहे हैं, राइट? जी जी जी। सो क्या उन्होंने माना कि आपकी शादी जेन्युइन है? नहीं, इंटरव्यू जब हमारा ले लिया ना उन्होंने, ठीक है, जब वो इमिग्रेशन वाले हमारे पास आए तो उन्होंने कहा कि हम आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज करते हैं क्योंकि आपका वीजा एक्सपायर था, इसलिए आपने शादी की है। अच्छा। सिर्फ ये हुआ था। और नेक्स्ट डे मुझे रिफ्यूज लेटर में उन्होंने कहा कि आपके 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं जो 2 आवर का इंटरव्यू लिया है। ये आपका रिफ्यूजल कब आया?
वेरी नेक्स्ट डे दे दिया था उन्होंने मुझे डिटेंशन सेंटर में। नहीं, अभी कब की बात है, मतलब महीने की बात है, कब की बात है? ये अक्टूबर में 7 अक्टूबर को मेरा इंटरव्यू था। ओके, चलें ठीक है। अब आप गौर से सुनिए, जब मैं आपको बात बताता हूँ। आपको उन्होंने इंटरव्यू इसलिए किया कि वो अब तकरीबन सबको ही इंटरव्यू करते हैं जो भी यूरोपियन बेस पे शादी की एप्लीकेशन डालते हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या ये जेन्युइन मैरिज है कि नहीं। अब अगर आपको उन्होंने रिफ्यूज़ किया तो आपको डिटेन इस वजह से नहीं किया जाता कि जी आपका सिर्फ वीज़ा ख़त्म हो चुका हुआ था। अगर आपकी शादी जेन्युइन मान ली जाए तो वीज़ा अगर आपका ख़त्म हुआ हुआ भी है तब भी यूरोपियन लॉ के तहत आपको स्टेटस दिया जा सकता है और आपको डिटेन नहीं किया जाता। आपको डिटेन सिर्फ इसलिए किया गया कि उन्होंने ये कहा है कि आपकी शादी जेन्युइन नहीं है। आपको उन्होंने काम से मना इसलिए कर दिया क्योंकि आपको जो काम की परमिशन दी गई थी वो इसलिए दी गई थी कि आपने यूरोपियन नेशनल के साथ शादी की बेस पे एप्लीकेशन डाली थी, जिसकी जो सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन होती है उसके साथ आपको परमिशन टू वर्क भी मिल जाती है। लेकिन अब जबकि उन्होंने फैसला कर दिया आपके केस के ऊपर, तो उन्होंने ये फैसला किया कि आपकी शादी जेन्युइन नहीं है, आपने सिर्फ अपना स्टेटस के लिए एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस की है। उस मैरिज ऑफ कन्वीनियंस की बेस पे उन्होंने आपको मना किया है काम करने से। बाकी जो आपकी वाइफ को उन्होंने काम करने से मना किया है वो भी इसलिए उन्होंने कहा होगा और उनको कहा होगा कि वो यहाँ से चली जाएं, वो इसलिए कि वो कहते हैं कि जी यूरोपियन ट्रीटी राइट्स तो कोई भी एक्सरसाइज कर सकता है जो यूरोपियन नेशनल हो, लेकिन अगर वो किसी इलीगल काम के अंदर शामिल होते हैं, जिस तरह से कि आपके केस के अंदर वो कह रहे हैं कि जी आपकी शैम मैरिज है, तो फिर उनको भी यहाँ से निकाला जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका फैसला अभी अक्टूबर में किया गया है। अगर 7 अक्टूबर को फैसला किया, 7 अक्टूबर से 7 नवंबर, 7 दिसंबर, 7 जनवरी, 3 महीने का टाइम है आपके पास उसको जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज करने का। अगर उन्होंने आपको अपील का राइट भी नहीं दिया, जो कि लगता है कि नहीं दिया होगा क्योंकि आपने कुछ जिक्र नहीं किया उसका, तो फिर आप उसको जुडिशियल रिव्यू में फ़ौरन चैलेंज कीजिए। तकरीबन 2 महीने तो हो गए हैं आपके डिसीजन को, आपके पास 3 महीने का टाइम होता है जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज करने का। अगर आप समझते हैं कि नहीं उन्होंने फैसला गलत किया है, ऑब्वियसली आपकी जेन्युइन शादी है, आपके जेन्युइन रिलेशनशिप चल रहा है, कुछ सवाल अगर गलत हो गए हैं, अगर मुझसे पूछा जाए कि जी मेरी बीवी ने मुझे पिछले हफ्ते सैटरडे को नाश्ते में क्या दिया, तो मैं भी शायद सोच में पड़ जाऊंगा, मुझे भी याद नहीं होगा कि मैंने क्या खाया था। लेकिन अगर आपसे ऐसे सवाल जवाब करके और उसके बाद फिर आपको कह दिया जाता है कि जी आपकी शादी इस वजह से जेन्युइन नहीं है कि आपको याद नहीं आपने कितने अंडे खाए थे, तो ऑब्वियसली वो बात गलत है। आप उसको जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज कीजिए। या एक तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जो पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं वो पॉइंट्स की नौयत पर डिपेंड करता है कि कैसे सवाल थे, कैसी चीज़ें थी। अगर आपसे फॉर एग्जांपल ये पूछा गया कि जी आपकी वाइफ काम करती हैं, आपने कहा हाँ जी काम करती हैं, कितने दिन काम करती हैं, वो जी 5 दिन काम करती हैं, क्या उनके आवर्स होते हैं, वो सुबह 9 बजे जाती है जी शाम को 5 बजे आती है, ओके फाइन। अब आपकी बीवी से पूछा जाता है कि जी आप काम करती हैं, वो कहती हैं हाँ कभी कभार कर लेती हूँ। वो पूछा जाता है कितने दिन करती हैं, हाँ कभी हफ्ते में 1 दिन, कभी हफ्ते में 2 दिन। आपके टाइमिंग्स क्या होते हैं, मैं तो घर से ही काम करती हूँ, मैं तो कहीं जाती नहीं। अगर इस तरह के डिफ्रेंसिएशन है दोनों के अंदर कि बिल्कुल आप एक मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर, ये नहीं कि जी उन्होंने जंपर किस कलर का पहना हुआ था, आपने कह दिया लाल पहना हुआ था, उन्होंने कहा मैंने ग्रीन पहना हुआ था, ऐसी चीज़ के ऊपर नहीं। बात सारी ये होती है कि आपके जो कोर एलिमेंट्स होते हैं एप्लीकेशन के, आपके कोर एलिमेंट्स जो आपके लॉ के जो एलिमेंट्स आपके ऊपर अप्लाई होते हैं, अगर उसके अंदर आपकी बहुत क्रेडिबिलिटी के इश्यूज बन जा रहे हैं तो फिर वो जाके ये फैसला कर सकते हैं कि हाँ ये शादी मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, क्योंकि हम नहीं मानते कि आप इकट्ठे रह रहे होंगे, या हम नहीं मानते कि आपका जेन्युइन रिलेशनशिप चल रहा होगा, क्योंकि आपने जवाब इतने गलत दिए। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी बातें गलत हैं उनको डेफिनेटली चैलेंज कीजिए, जुडिशियल रिव्यू में लेके जाइए उसको और वहाँ जाके उसको चैलेंज करें। बट डिपेंड करता सारा आपके रिफ्यूज़ल पॉइंट्स कौन से हैं। अगेन आज तो मैं हर सवाल के जवाब में यही चीज़ कह रहा हूँ कि जी आपको देखना पड़ेगा कि आपके पॉइंट्स कैसे हैं। अपने वकील से मशवरा कीजिए, किसी और से मशवरा कीजिए, किसी को दिखाइए, मुझे दिखाइए, जो कुछ भी करना है हम उसको देख के फिर आपको बेहतर बता सकते हैं कि इसके अंदर आगे से क्या चीज़ करने वाली है, किस तरफ आप इसको लेके जा सकते हैं। हो सकता है आपके क्रेडिबिलिटी पॉइंट्स ऐसे हों जिनको आप कुछ फर्दर एविडेंस लगा के उसी की बेस पे आप उड़ा सकते हो, तो उसमें फिर आप नई एप्लीकेशन कर दीजिए। लेकिन अगर ऐसे पॉइंट्स नहीं हैं कि जिनको सिर्फ आप डॉक्यूमेंट्री बेस पे या कोई और चीज़ कह के हटा सकें और आप समझते हैं कि प्रिंसिपली उनका जो रिफ्यूज़ल लेटर है वो गलत है, तो फिर आप उसको जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज कीजिए। जुडिशियल रिव्यू की 2 स्टेजेस होती हैं, एक प्री एक्शन प्रोटोकॉल होता है और दूसरा जो जुडिशियल रिव्यू एक्चुअल एप्लीकेशन होती है। अब आपने दोनों चीज़ें करनी है और टाइम आपके पास कम रह गया है, 1 महीना और 7 दिन आपके पास रह गए हैं पीछे। सो आपको ये देखना है कि आप जल्द से जल्द इसको कीजिए ताकि आपकी एप्लीकेशन की कोई जान तो बन सके उसके अंदर। अब आपको मैं यही कहूँगा कि फ़ौरन
अपना जुडिशियल रिव्यू का एक ऑप्शन आजमा के देखें। अगर उसमें बात नहीं बनती है या आपका क्रेडिबिलिटी पॉइंट्स ऐसे हैं कि जुडिशियल रिव्यू में जाने का फ़ायदा नहीं, तो फिर आप नई एप्लीकेशन के बारे में सोच सकते हैं। बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द रिफ्यूज़ल लेटर और जिस तरह से आपका रिलेशनशिप चल रहा है। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। मुझे बताइएगा क्या होता है इस तरह के केसेस में। हमेशा मैं काफ़ी इंटरेस्टेड रहता हूँ, बिकॉज इससे पता चलता रहता है कि होम ऑफिस अब आजकल क्या कर रहा है। सो एनीवे, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। एक्चुअली मुझे पूछना ये था कि मैं टायर 2 जनरल वर्क परमिट पे हूँ और मेरा इंडेफिनिट होने वाला है, तकरीबन मई में मेरे 5 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक। तो उसके लिए तो ये कि मुझे कंपनी का कैश लेटर चाहिए। अच्छा। और दूसरा ये कि मैंने अपनी वाइफ के लिए अप्लाई करना था डिपेंडेंट वीजा के लिए। तो उसके बाद जब मेरा इंडेफिनिट हो जाएगा तो उनका क्या स्टेटस होगा और वो कैसे उस किस स्टेटस पे जाएंगी? वाइफ आपकी कितनी देर से आपके साथ रह रही हैं? नहीं, अभी मैंने अप्लाई करना है डिपेंडेंट वीजा के लिए। अच्छा, अभी अप्लाई करना है, अभी आपने उनके लिए अप्लाई नहीं किया। कहाँ पर है वाइफ आपकी? वो पाकिस्तान में, और मेरा वीजा भी है तकरीबन 2016 तक। 2016 तक है। और आप इंडेफिनिट के लिए कब अप्लाई करना चाह रहे हैं? मई 2015 में। मई 2015 में। ओके, चलें जी। पहला सवाल तो आपका ये था कि जी आपने इंडेफिनिट के लिए जब अप्लाई करना है तो आपको कंपनी का कैश लेटर चाहिए कि नहीं। आपको कंपनी का लेटर ज़रूर चाहिए, क्योंकि आपने उसके अंदर ये चीज़ दिखानी है कि आप अभी भी एम्प्लॉयड हैं, अभी भी आपकी पे स्लिप्स आ रही हैं, अभी भी आपका काम चल रहा है और जिस लेवल पे आपकी इनकम आ रही है वो सही लेवल के ऊपर आ रही है। सो ये सारी चीज़ें तो आपको फिर भी करनी पड़ेंगी। आप उसको कैश लेटर कह लें या कुछ और कह लें, वो सारे कंपनी का लेटर आपको फिर भी डेफिनेटली चाहिए और काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए, क्योंकि आपने प्रूव करना है कि आपकी जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट है और जेन्युइनली अभी भी चल रही है और पिछले 5 साल से चलती आई है। ये तो आपका एक हिस्सा है। दूसरा पॉइंट आपने पूछा कि जी आपने वाइफ के लिए अप्लाई करना है, 2016 तक आपका वीज़ा लगा हुआ ऑलरेडी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले क्या चीज़ करना चाहते हैं। अगर आप पहले कहते हैं कि जी मैं वाइफ को बुला लेता हूँ अपने पास डिपेंडेंट के तौर पे और उसके बाद फिर आगे वीज़ा अप्लाई करूँगा, तो आप वो भी चीज़ कर सकते हैं। उस सूरत में अब ये 2 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी ये कि आप कहते हैं कि जी मैं वाइफ को अभी बुलाना चाहता हूँ। उसमें आपने सिर्फ अपना एम्प्लॉयमेंट के लेटर लगाना है, अपनी पे स्लिप्स लगानी है, शो करना है कि आप वाकई अपने टियर 2 के ऊपर काम कर रहे हैं, आपका जेन्युइन स्टेटस चल रहा है और वो सही कंडीशंस के मुताबिक आपके वैलिडली चल रहा है। और साथ आपने मेंटेनेंस अमाउंट शो करके 3 महीने के लिए आप अपना PBS डिपेंडेंट फॉर्म के ऊपर अपनी वाइफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट प्रोसेस है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। आप उनके लिए अप्लाई करें, सिर्फ आपने अपनी मेंटेनेंस अमाउंट दिखाना है और शादी का और अपने जो जेन्युइन रिलेशनशिप है उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन लगानी है। उस पर आपकी वाइफ का वीज़ा लग जाएगा जब तक आपका वीज़ा लगा हुआ है, यानी 2016 तक का जब भी आपका वीज़ा चल रहा है वो उनका तब तक लग जाएगा। उस सूरत में जब मई 2015 आती है, आप अपना इंडेफिनिट अप्लाई करना चाहते हैं, वाइफ आपकी UK में आपके साथ होंगी, आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर देते हैं। वाइफ के लिए आपने जो अप्लाई करना होगा वो आपने सिर्फ ये करना है कि ये मेरे साथ हैं अभी, जब मेरी एप्लीकेशन इंडेफिनिट की अप्रूव हो जाती है तो इनको स्पाउस वीज़ा दे दिया जाए। तो आप FLR-M एप्लीकेशन करेंगे उनके लिए, उसमें अपनी इनकम भी दिखानी है, सारे रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी है। वो करके आपकी अगर ILR लग जाती है, इंडेफिनिट लीव लग कर आती है आपकी, साथ ही आपकी वाइफ के 2.5 साल का या 30 मंथ्स का वीज़ा लग कर आ जाएगा, जो एज अ डिपेंडेंट ऑफ अ पर्सन प्रेजेंट एंड सेटल्ड इन द UK होगा। एक तो ये सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि जी आप पहले अपना इंडेफिनिट अप्लाई कर देते हैं, अभी कुछ नहीं करते वाइफ का, और उसके बाद जब आपकी इंडेफिनिट लग जाती है तो फिर वाइफ के लिए आप अपना स्पॉन्सर भेज के अपना जो 18,600 की इनकम पूरी करके वो दिखा के उसके लिए आप स्पाउस वीज़ा उनके लिए लगवा सकते हैं। ये उसके लिए फिर उनको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी करना होगा, जो उनको अभी भी करना होगा FLR-M एप्लीकेशन के लिए। वो सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी पूरी करनी होगी। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। नाज़रीन, मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। मेरा आज भी मैं अपने ऑफिस में सबसे बात कर रहा था, डिस्कस कर रहा था कि हम ईमेल्स के सही तरह से जवाब दे रहे हैं, रेगुलरली जवाब दे रहे हैं। तो मुझे ये पता चल रहा था कि काफ़ी हमारे पास अब एक ज़्यादा रश ईमेल्स का आ जाता है। ज़रूर कीजिए हमें ईमेल्स, हमारी पूरी कोशिश होगी जो हम आपको हेल्प कर सकें ज़रूर करें उसके अंदर। सिर्फ मेरी वही बात होती है, बहुत लंबे सवाल ना भेजें, शॉर्ट सवाल भेजें ताकि हम आपको सही तरह से उसका जवाब दे सकें। आज का प्रोग्राम बहुत शॉर्ट रहा, माज़रत चाहता हूं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि कुछ देर फंस गया था मैं बीच में, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं काफ़ी कॉल्स लेके अपना टाइम मेकअप करने की कोशिश करूं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी वक्त इसी जगह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अगर आप मिलना चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया, ट्यूसडे को कल इल्फर्ड में हूँ, इंशाल्लाह वेडनेसडे को साउथ हॉल में हूँ, थर्सडे को मैनचेस्टर में हूँ और फ्राइडे को वापस अपने फिंचली ऑफिस में लोगों से मुलाकात होगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, कोशिश करूँगा ज़रूर टाइम पे पहुँचूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।